नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर से एक होम फाइनेंस कंपनी स्मॉल कैप में आती है। 2548 करोड़ का मार्केट कैप है जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। आज डेट है 18 जनवरी 2026। 2548 करोड़ का मार्केट कैप है। 5 के पी पे कंपनी काम कर रही है। 9 से 10% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% का है। कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है वो है 1600 से 1700 करोड़। और कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम भी सुन लीजिए क्योंकि टिप वाले कंपनी के नाम के लिए ही आते हैं। उसके बाद आप कंपनी का नाम सुनने के बाद वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं जो बताने वाला हूं वो एक एजुकेशनल चीज बताने वाला हूं जो कि मुझे नहीं लगता कि सबको समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेशन के अंदर टिप खोजते हैं। और ग्रुप मेंबर के लिए हमारे एक मैसेज है कि जब मैं इस कंपनी का फंडामेंटल आगे बताऊंगा, कंपनी का नाम है रेपको होम। कंपनी का नाम है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड। ग्रुप मेंबर के लिए एक मैसेज है कि जब इसके फंडामेंटल मैं आपको बताऊंगा तो जो मेन फंडामेंटल वही बताऊंगा। बेसिक चीजें आप जो है किसी भी साइट पे जाके तो फ्री में मिल जाती है, जैसे कि स्क्रीनर, टिकट ऐप या मनी कंट्रोल, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। मनी कंपनी का नाम है, बैंक का नाम है रेपको होम। कंपनी की जो एक मजबूत पकड़ है दोस्तों, साउथ इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। अब तक की अगर पिछले 2-3 साल की ग्रोथ देखते, देखिए आप नोट कर लीजिएगा, पिछले 2-3 साल की ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो मैं बताऊंगा, और रिस्क फैक्टर, फेयर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूएशन, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो इससे आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। अगर अब तक के पिछले 2-3 सालों की ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 1-2 साल में लगभग 6 से 8% की ग्रोथ कंपनी की जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो लोन का डिसबर्समेंट और सैंक्शन दोनों में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है रेपको होम के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड लेवल पे काम काफी अच्छा चल रहा है कंपनी का। इंटरेस्ट इनकम में लगातार सुधार हो रहा है। इंटरेस्ट इनकम काफी ज्यादा बढ़ रहा है कंपनी का। लेकिन अगर टॉप लाइन ग्रोथ बात करते हैं दोस्तों, तो टॉप लाइन ग्रोथ में ग्रोथ एक स्थिर दिखती है, मतलब ना बहुत कोई स्लो है ना कोई बहुत तेज है, ग्रोथ तो है लेकिन अच्छा है। नेट प्रॉफिट में कोई बहुत ज्यादा तेज उछाल नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ है, आराम आराम से, क्योंकि सेक्टर के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, एनबीएफसी काफी ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर दबाव है। कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के मार्जिन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसके एसेट क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो पिछले अगर कई सालों से एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो धीरे धीरे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में काफी ज्यादा सुधार दिख रहा है। पुराने स्ट्रेस वाले जो लोन थे वो धीरे धीरे काफी अच्छी रिकवरी में आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी काफी ज्यादा मुझे शानदार लगती है। अब इसके आगे की ग्रोथ मैं आपको बताता हूँ। लगता है एक पेज बीच में छूट ही गया, मुझे लगा आगे की एंट्री कहाँ चली गई। अगर हम फाइनेंस सेक्टर के अंदर सीएआर ये जरूर देखते हैं दोस्तों, क्योंकि सीएआर जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी के अंदर इस चीज को देखा जाता है। सीएआर इसका 35% प्लस है। अब सीएआर से क्या पता लगता है? सीएआर से ये पता लगता है कि आगे बैंक के पास लोन देने की जो क्षमता है काफी ज्यादा मजबूत है। अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का जो स्कीम चल रहा है, ये भी एक कारण है। दूसरे भी कारण है कि सस्ते घरों की डिमांड जो है काफी तेजी से बढ़ी है, और आगे ये डिमांड मुझे जो लगता है कि आगे ये डिमांड बनी रहेगी सस्ते घरों की। टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में रिस्क तो रहता है एनपीए का, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। टीयर 2 और टीयर 3 जो छोटे शहर हैं, इसमें रिस्क तो रहता है, लेकिन इसमें कंपटीशन कम रहता है और यील्ड ज्यादा रहता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा मिलता है वहां पे बैंकों को, और कंपटीशन भी कम रहता है। अगर हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ और आगे देखते हैं तो लोन बुक में जो मुझे लगता है दोस्तों कि अगले 4 से 5 साल जो है मेंटेन कर पाएंगे 7 से 10% का ईयर ऑन ईयर जो है बेस पे लोन बुक के अंदर इनकी ग्रोथ दिख सकती है। और रेवेन्यू ग्रोथ जो है 7 से 8% के आसपास रहने का अनुमान है ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर। आरओई 11 से 13% के आसपास जो है ये मेंटेन कर सकते हैं, ये मुझे इसका अंदाजा है। रिस्क फैक्टर ये भी आप जरूर नोट करिएगा। रिस्क फैक्टर क्या है? इंटरेस्ट रेट, हालांकि इंटरेस्ट रेट तो अभी कम हो रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इसके ऊपर जो है मार्जिन का दबाव आ सकता है बैंक के ऊपर। क्योंकि आपको सही बताएं तो जो पुराने लोन है उसके ऊपर बैंक तो बड़ी जल्दी बढ़ा, क्योंकि आप फंसे हुए होते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल का लोन लेके, तो वो इस पर इंटरेस्ट तुरंत, जैसे भी आरबीआई इंटरेस्ट बढ़ाता है तुरंत उसके ऊपर इंटरेस्ट तो बढ़ा देती है। लेकिन जो नए डिसबर्समेंट है या जो नए लोन होते हैं उस पे काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि जब आपको लोन लेना होता है तो आप 10 तरह के बैंक देखते हो, भाई कहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, हम वहां पे जो है लोन ले सकें। तो पहले तो आप फंसिए 2-3 साल, 1-2 साल, 3 साल तो ठीक ठाक चलता है, उसके बाद तो फिर ठीक है। उसके बाद तो हकीकत यही है, आम आदमी की भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके मन का ही रहता है। मन का ही रहता है, मतलब आरबीआई घटाई तो उनका जल्दी नहीं घटेगा,
उनका घटने में टाइम लगेगा, लेकिन बढ़ाई तो फटाफट बढ़ जाएगा। एनबीएफसी का सबका यही हालत है। किसी ने बीच में एक कमेंट लिखा था कि सर सम्मन कैपिटल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट ही नहीं रहा है, आरबीआई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रही है? तो ये सब सारी बैंकों के साथ यही है। एनबीएफसी सेक्टर में जो है कंपटीशन ज़्यादा है दोस्तों, तो यहाँ भी मार्जिन पे दबाव आ सकता है। एनबीएफसी सेक्टर में जो है कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ भी दबाव आ सकता है। हाँ, अगर इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आया, स्लो डाउन कैसे है? मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि टेक्सटाइल सेक्टर की हालत इतनी खराब है। अब टेक्सटाइल सेक्टर की इतनी हालत खराब है, अगर उन्होंने लोन लेके घर लिया है और उसमें नौकरियां जाएंगी या सैलरी डिडक्ट होगी, तो लोन कहाँ से भरेंगे? तो अगर इकोनॉमी स्लो हुई तो एनपीए बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और ये खाली यहीं पे नहीं, ये सारी बैंकों के अंदर ये चांसेस रहते हैं, खाली यहीं पे नहीं रहते। तो अगर इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आया तो एनपीए बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर हम इस कंपनी की फेयर वैल्यू की बात करते हैं